की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे बाजार के प्रमुख रूप। तो आपको बाजार का सही मतलब अर्थ तो मालूम ही है बेटा। बाजार सामान्य बोलचाल में भाषा में हम बाजार शब्द का प्रयोग स्थान विशेष से लगाया जाता है। इसे वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार इसका अर्थ बाजार के लिए निश्चित स्थान पर खरीदने और बेचने के लिए उपस्थिति जरूर होती है। मतलब आप किसी भी आवश्यक वस्तु को लेने के लिए कहाँ भागते हैं, पहले बेटा बाजार जाते हैं, हाँ? तो किसी स्थान विशेष पर होना इसका आवश्यक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु एवं मांग की पूर्ति का अर्थ होता है कि संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। तो फिर बाजार की परिभाषा दी है बेटा अर्थशास्त्र में। बाजार की परिभाषा खूनों ने दी है। खूनों के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का शब्द अर्थ है किसी स्थान विशेष पर नहीं लेते जहां पर वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं। बाजार का अर्थ उन समग्र क्षेत्र से है जिसके क्रेता और विक्रेताओं के संपर्क में होता है। एक वस्तु को कीमत प्रवृत्ति सरलता से शीघ्रता से होने वाली पाई जाती है। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा है स्टीजविक ने दी है। उन्होंने कहा है कि बाजार व्यक्ति के समूह का समुदाय को कहते हैं। इसके बीच इस प्रकार से पारस्परिक वाणिज्य संबंध हो तो प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस पर बात करने पर पूर्ण ज्ञान हो जाने पर दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं को भिन्न विनिमय किन मूल्यों पर करें। बाजार का अर्थ होता है क्रेता और विक्रेता के बीच में साधन और वस्तुओं के लेन देन का। फिर उसके बाद होता है बाजार की विशेषताएं। तो बाजार की 4 विशेषताएं होती हैं। एक क्षेत्र बाजार को मतलब जो बाजार की विशेषताएं है उसका होता है एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता बल्कि उस क्षेत्र में जहां क्रेता और विक्रेता उनके आपस में प्रतियोगिता होती है। और केनियर्स क्रॉस ने लेन देन का जलसूत्र स्टेरिंग हैंग के संगठन को बताया है। तो यह आपका फिर उसके बाद हो गया एक वस्तु। अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध केवल एक वस्तु से होता है। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग आकार हो सकते हैं और उसे क्रय विक्रय भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हो गया आपका अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी। लेकिन वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं हो सकता। क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति बाजार के लिए आवश्यक है। क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार के अभिन्न अंग होते हैं क्योंकि उनकी संख्या कितनी भी हो पर क्रेता और विक्रेता एक की अनुपस्थिति से बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बाजार में वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही बाजार होते हैं, व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित होगा तो बाजार की कल्पना करना मतलब नहीं की जा सकती। फिर है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में सौदा करते समय किस प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्वतंत्र प्रतियोगिता मतलब बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सौदा करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए। फिर है एक मूल्य। बाजार में जब क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में एक समान होने वाली प्रवृत्ति, कीमतों की भिन्नता, मांग और पूर्ति की शक्तियां पुनः कार्यशील होने लगती है और कीमत में फिर से क्या हो जाती है, समानता हो जाती है। तो ये पढ़ा बेटा अपन ने बाजार की विशेषता। तो पहला है एक क्षेत्र, दूसरा है एक वस्तु और तीसरा है क्रेता और विक्रेता। जो बाजार है वह क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध को बताता है। फिर एक वस्तु के लिए बाजार नहीं होता,
सभी वस्तुओं की। स्वतंत्र प्रतियोगिता मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। और उसके बाद होता है एक मूल्य, तो बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है और वस्तु और मूल्य में एक समान होने वाली प्रवृत्ति भी होती है। तो ये बाजार की कितनी विशेषताएं होगी, 5 विशेषताएं होगी। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन कि बाजार का वर्गीकरण। तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो बाजार का वर्गीकरण किया है, तो पहला है क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर आपको स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय। तो मतलब जो बाजार का वर्गीकरण है सबसे पहले है क्षेत्र के आधार पर। तो सबसे पहले स्थानीय बाजार होगा। अगर क्षेत्र के आसपास मतलब उस क्षेत्र के आसपास जो बाजार होगा वो स्थानीय होगा। फिर प्रादेशिक बाजार, प्रादेशिक मतलब प्रदेश के अंतर्गत, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, और अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो बाजार के वर्गीकरण में पहला हो गया क्षेत्र के आधार पर, दूसरा हो गया समय के आधार पर। तो अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। तो ये समय के आधार पर बाजार हो गए। अति अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, अल्पकालीन और कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब लंबे, और अति दीर्घकालीन मतलब जो हमेशा चलते रहते हैं। फिर प्रतियोगिता के आधार पर तीसरा हो गया प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। तो ये बाजार का वर्गीकरण हो गया क्षेत्र के आधार पर। फिर समय के आधार पर मतलब जो है वर्गीकरण किया गया है। तो समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, तो पहला कार्य के आधार पर मतलब विशिष्ट बाजार होते हैं। कार्य के आधार पर जो बाजार होंगे विशिष्ट आधार, मिश्रित, मिले जुले, नमूनों के बाजार, और फिर श्रेणियों के आधार, फिर वैधानिक आधार पर मतलब उचित पूर्व बाजार और अवैध बाजार। फिर वस्तुओं के आधार पर बाजार होते हैं उपज बाजार, स्कंध बाजार और धातु बाजार। तो जब इस वस्तुओं के आधार पर जो होते हैं वो अति दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत आते हैं। फिर क्षेत्र के आधार पर जो होता है वो स्थानीय बाजार है। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित अथवा एक निश्चित सीमित होता है, उस वस्तु को बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। तो क्रय विक्रय किया जाता है। क्या है आपको बता दूं, स्थानीय बाजार के अंतर्गत इनमें से 2 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। पहली जो शीघ्र नष्ट हो जाती है वस्तुएं, जैसे फल, दूध, सब्जी इत्यादि, और दूसरी जो अधिक स्थान घेरती हैं, जो भारी होती है, जैसे रेत, ईंट, पत्थर इत्यादि। तो जो स्थान के आधार पर ये बाजारों का बाजार हो गया। फिर उसके बाद है बेटा प्रादेशिक बाजार। तो ये बाजार क्या होता है, ये प्रादेशिक बाजार होता है। वस्तु बाजार का एक विशेष अथवा बड़े क्षेत्र में सीमित होता है। बाजार में प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तु की मांग, पूर्ति और सीमा तक फैली रहती है। जैसे पगड़ी और साफे का बाजार हो गया, राजस्थान का पंजाब तक सीमित है। राष्ट्रीय चूड़ियों का बाजार राजस्थान में, वह उसी प्रकार उसकी मांग भी होती है। फिर है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, राष्ट्रीय बाजार में जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है और वस्तु के बाजार में राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे धोती, साड़ी, चूड़ी, स्कूटर हो गया, कार हो गया, ये सब क्या हो गया राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत इनका क्रय विक्रय समस्त देश में किया जाता है। फिर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब किसी वस्तु और क्रेता के बीच समस्त विश्व में पाई जाने वाली वस्तुएं और इसके अंतर्गत बाजार कहते हैं। जैसे हो गया आपका सोना चांदी हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया आदि वस्तुओं का बाजार कैसा होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है। फिर उसके बाद हो गया बेटा समय के आधार पर। तो मार्शल ने समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा है। तो पहला है अति अल्पकालीन। अति अल्पकालीन मतलब वस्तु की पूर्ति और उसके उपलब्ध स्टॉक पर सीमित होते हैं, वो अति अल्पकालीन बाजार होते हैं। दैनिक उसे कहते हैं दैनिक बाजार, जिसमें इतना कम समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे दूध
दूध हो गया, दही हो गई, सब्जी हो गया। फिर इसके बाद होगा बेटा अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार किसी वस्तु और उसकी पूर्ति को एक निश्चित सीमा में क्या करते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु बाजार में अल्पकालीन बाजार कहते हैं, मतलब कि जब किसी वस्तु की पूर्ति के लिए एक निश्चित सीमा पर उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है, उसे अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दूं, उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वस्तु की मांग के आधार पर उत्पादन व अपने वर्तमान साधनों तक सीमा को घटाया और बढ़ा सकते हैं, परंतु इतना समय नहीं होता कि उत्पादक क्षमता में परिवर्तन किया जा सके। समय अवधि में उत्पादन स्थिति पर रहता है, बल्कि उत्पादन क्षमता स्थिर रहती है और वस्तु मूल्य यद्यपि पूर्ति करता है, यद्यपि मांग का प्रभाव अधिक होता है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, है ना। फिर इसके बाद है दीर्घकालीन, जो लंबे समय के लिए होते हैं, जब किसी वस्तु को पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो दीर्घकालीन बाजार है उसकी जब किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में उत्पादक के पास उत्पादन क्षमता के आवश्यक परिवर्तन करने पर पर्याप्त समय होता है, मतलब समय के आधार पर वह उसे क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है और वस्तु की मांग को क्या करता है, ध्यान में रखकर क्षमता का प्रयोग करता है। ऐसी वस्तु को मूल्य अवधि मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है अति दीर्घकालीन बाजार, जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो ऐसे क्या कहते हैं, अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। मांग में परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि के, उपभोक्ता की रुचि और परिवर्तन व फैशन आदि हो सकते हैं। फिर पूर्ति के परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन, नई तकनीक का विकास भी आदि भी हो सकता है। इससे न समय अधिक होता है कि उत्पत्ति के साधनों में आधारभूत परिवर्तन करना भी संभव होता है। तो अति दीर्घकालीन ये मतलब लॉन्ग टाइम पर ये चलते रहते हैं बाजार। तो ये जब किसी वस्तु की मांग में एवं पूर्ति में दोनों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। फिर प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार में मान लीजिए आप प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, तो जब बाजार में किसी भी तब जो बाजार होता है उसमें विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार कहते हैं। उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार कहा जाता है। इस प्रकार बाजार में क्रेता और विक्रेता का पूर्ण ज्ञान, फर्मों में बाजार के प्रवेश करने पर बाहर निकल के प्रतिबंध नहीं होता और उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। उसके बाद होता है बेटा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो ये प्रतियोगिता के आधार पर ये दूसरा हो गया अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में से बेहम ने लिखा है कि अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब क्रेता और विक्रेता या कुछ क्रेता और कुछ विक्रेता एक दूसरे के द्वारा दिया गया मूल्य ज्ञान नहीं होता। इस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसी होती है, कम होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता और विक्रेता
फिर बेटा इसके बाद है अपना तीसरा होता है एकाधिकार। तो जो तीसरा वाला है, तीसरा है अपना एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार। तो ये बाजार होता है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब वस्तु का अकेला उत्पादक होता है और उसका स्थापन वस्तु का कोई उत्पादक नहीं होता। मतलब जो केवल एक ही वस्तु का, जहां पर एक ही वस्तु का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और वस्तु का स्थापन नहीं होता। नहीं होता। तो ये बच्चों आज अपन ने बाजार पढ़ा, बाजार की परिभाषा पढ़ी और बाजार की विशेषताएं पढ़ी और बाजार का वर्गीकरण पढ़ा अपन ने। बाजार के वर्गीकरण में अपन ने क्षेत्र के आधार पर बाजार पढ़ा, स्थानीय बाजार, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर अपन ने बाजार पढ़ा। तो समय के आधार पर अपन ने अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन बाजार पढ़ा और प्रतियोगिता के आधार पर अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार वाले बाजार को पढ़ा। इस प्रकार बेटा अगले पीरियड में अपन बाजार के कार्य के आधार पर बाजार पढ़ेंगे। तो अगर प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों में अगर ये पूछा जाए बेटा बाजार की परिभाषा लिखिए, बाजार की विशेषताएं लिखिए, तो बाजार की परिभाषा लिखोगे और फिर बाजार की विशेषताएं लिखोगे और बाजार को कितने वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखोगे और बुक में ध्यान से एक बार आपको इसी के आधार पर प्रश्न तैयार करने हैं। ये आपको तो बाजार का वर्गीकरण, तो क्षेत्र के आधार पर कितने बाजार, मतलब क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण लिखो। तो स्थानीय बाजार हो गया, प्रादेशिक बाजार हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार हो गया, राष्ट्रीय बाजार हो गया। इसी प्रकार समय के आधार पर लिखिए तो अति अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन और अल्पकालीन बाजार। और प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता वाले, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार और एकाधिकार बाजार। इस प्रकार बाजार के वर्गीकरण को वर्गीकृत किया गया है। धन्यवाद बच्चों।